पहले से शुरू हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरवो एजुकेशन। मेरा नाम अमन कुमार है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूं। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका कि नाम है काइनेमेटिक्स। तो ये लेक्चर आपको आज समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, साथ में ये आपको थोड़ा बहुत 9th में क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो पहले एक बार मेंशन कर देता हूँ। आपको बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, आपको वेक्टर्स की ज़रूरत है, एंड देन जो बेसिक मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। एंड ग्राफ्स। ठीक है, तो इन टॉपिक्स की आपको समझ होनी चाहिए, तब ये लेक्चर कहने का मतलब मेरा टॉपिक जो है काइनेमेटिक्स वो और अच्छी से समझ में आएगा। और ये टॉपिक्स अगर आपको आते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो आपको मेरे ख्याल से हमारे वेबसाइट का लिंक दिख जाएगा और नंबर भी दिखेगा, तो आप इस नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिए और कॉल करके आप एक बार पूछ लीजिए। हमारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं आई थिंक बेसिक मैथमेटिक्स के, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे आप एक बार अगर डिमांड करते हो तो। ठीक है, तो हमारे मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो जस्ट विजिट द साइट और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इनकी हमको बेसिक जरूरत पड़ेगी इस काइनेमेटिक्स को समझने में। तो सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। हम कोई भी मोशन जिसको पढ़ते हैं लेकिन उसके कॉज के बारे में हमें नहीं पता, हमें बस क्वेश्चन में दे दिया था कि एक जीप चल रही है, क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, हम इस बारे में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करते। सो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। Without knowing the cause of motion। ठीक है, सो दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस डेफिनेशन से हमें एक चीज समझा दिया गया है कि हम कॉज के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अगर किसी ने कह दिया क्वेश्चन में कि एक आदमी 900 किलो का पत्थर उठा करके फेंक देता है, तो हम इस बारे में बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि नहीं ये आदमी उठा नहीं सकता, ये पतला दुबला आदमी बिल्कुल नहीं उठा सकता, या फिर कोई आदमी 900 किलो का पत्थर नहीं उठा सकता। हम ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हमें कॉज के बारे में नहीं पता, क्वेश्चन में दे दिया कि हाँ 900 किलो का पत्थर उठा लिया तो उठा लिया। एक गाड़ी है जो कि 100 मीटर पर सेकंड से 200 मीटर पर सेकंड से 1 लाख मीटर पर सेकंड से चल रही है मतलब चल रही है। हम बिल्कुल इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे कि वो क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, ऐसी कोई गाड़ी चल ही नहीं सकती। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर काइनेमेटिक्स। अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल दे दिया गया कि एक मछली उड़ रही है तो उड़ रही है, हम इस बारे में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करेंगे कि मछली उड़ नहीं सकती। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें यही समझना है कि काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, नंबर 1। ठीक, अब यहां से हमारे पास दो वर्ड निकल के आते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है दैट इज मोशन, और क्योंकि हम मोशन को डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक वर्ड आ जाता है दैट इज रेस्ट। ठीक, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, हमें पता है कोई चीज अगर रुका हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट पे, और कोई चीज अगर चल रहा है, थोड़ा बहुत हिल डुल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज इन मोशन।
हो सकता है वो असली में चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बस हम इतना जानेंगे कि अगर कोई चीज यहां पर था और थोड़े देर बाद यहां पहुंच गया, मतलब ये यहां से यहां गया है, एंड दैट इज इन मोशन। ठीक, लेकिन अगर कोई चीज पहले भी यहां पर था और अभी भी यहीं पर बना हुआ है, सो वी कैन से दैट इट इज इन रेस्ट। ठीक, इन दोनों का डेफिनेशन हम लोग अगर ऐसे सिर्फ बोल दें कि कोई चीज चल रहा है तो वो मोशन में है और रुका हुआ है तो वो रेस्ट पे है, ऐसा कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, आपको बाय डेफिनेशन में समझाता हूं। मोशन को कहा जाता है कि इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम, it is said to be in motion। ठीक, अगर उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो गया तो वो मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल हम एक गाड़ी बना देते हैं, इस टाइप की गाड़ी। अगर ये t इक्वल टू 0 सेकेंड पर यहां पर थी और चलती चलती हुई t इक्वल टू मान लेते हैं 100 सेकेंड पे यहां पे आ गई। ठीक, तो हम बोलेंगे कि 0 सेकेंड पे यहां पर था और 100 सेकेंड पे यहां पर, तो इसका पोजीशन चेंज हुआ है। सो यस, ये कहां होगा, मोशन में रहा होगा। और इसी चीज का ठीक उल्टा हो जाता है कि अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा तो वो चीज क्या बोला जाएगा, रेस्ट पे। सो इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with time, it is said to be in rest। It is said to be at rest। इसका एग्जाम्पल ऐसे देखो कि आपके घर के आगे या फिर आपका घर ही है, ठीक है, आप सुबह में देख के गए घर वहीं पे था और शाम में भी आए तब भी घर वहीं पे, यानी उसका पोजीशन चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है। तो वी कैन से कि घर जो है हमारा वो रेस्ट पे ही था। घर के आगे जो पोल लगा हुआ है वो भी बिल्कुल नहीं हिलता, आप सुबह देखो, शाम में देखो, 5 दिन बाद देखो, 10 दिन बाद देखो, क्या तब भी पोल वहीं पे था? तो अगर उसके पोजीशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता तो क्या होगा, दैट वुड बी एट रेस्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल। अब मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि कोई चीज अगर चल रहा है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हमने ऐसे बहुत सारे देखे भी है, गाड़ी का चलना, अपना चलना, खुद का स्कूल जाना। हमको ये भी पता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ अगर चल रही है यानी कि अगर घूम रही है तो क्या हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले कहीं यहां पे थी, ऐसे ऐसे करके घूम रही है अर्थ, सही है, तो हमारा क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो अगर पोजीशन चेंज हो रहा है सो वी कैन से अर्थ इज इन मोशन। ठीक है, सो आई होप ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज जो हमको समझने की जरूरत है, विच इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली वो जगह है जहां से हम बैठ के किसी चीज को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोचो कि आपके घर के आगे क्रिकेट मैच चल रहा है, आप उसको अगर बालकनी पे खड़े होकर देख रहे हो तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बालकनी। अगर आप छत पे खड़े होकर देखते हो तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया छत। सो बेसिकली किसी भी इवेंट को आप कहां पे खड़े होकर देख रहे हो, दैट बिकम्स योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, सो दिस इज द place from where any event is witnessed।
ठीक है, उसी को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे सोचो कि एक कार है और कार के अंदर एक आदमी है, ठीक, और ये रोड है, इस रोड पर ये चल रहा है, ठीक, और एक आदमी यहां पे खड़ा है। अगर ये वाला आदमी देखे मैन 1, जिसको मैं M1 ले लेता हूं और इसको मैं M2 ले लेता हूं, ठीक है, तो अगर M1 देखे तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ये वाला आदमी इसके नजदीक आता जा रहा है, ठीक है, देखा भी होगा गाड़ी चलाते हैं तो हमको लगता है जो हमारे आगे वाली चीजें हैं वो हमारे नजदीक आती जा रही है। और अगर ये देखे तो इसको क्या दिखेगा, ये गाड़ी इसके नजदीक आती जा रही है, ठीक है, ये चल रहा है, ये रुका हुआ है, तो इसको क्या दिखेगा कि गाड़ी इसकी तरफ आ रही है, और इसको क्या दिखेगा कि ये आदमी मेरी तरफ घूम रहा है, ये आदमी मेरी तरफ चल रहा है। सो बेसिकली इस आदमी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, लेट्स से दिस इज जीप, और इस आदमी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ग्राउंड, सही, क्योंकि ये ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा है। सो बेसिकली इसके लिए हो गया जीप फ्रेम और ये हो गया ग्राउंड फ्रेम। तो हम जहां पे खड़े होकर के देखें वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये सन है और सन के चारों ओर अर्थ इज रोटेटिंग, और हम अगर अर्थ पे खड़े होकर के सन को देख रहे हैं तो हम कौन से फ्रेम में हैं, वी आर इन अर्थ फ्रेम, और हम लोग किसको देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं, ठीक है। तो हम जहां से खड़े होकर किसी चीज को देखें दैट विल बी आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब होता क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने के पीछे लॉजिक ये होता है कि हमारा फ्रेम पे डिपेंड बहुत सारी चीजें करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो कि बारिश सबके यहां होती है, अगर आप घर के अंदर हो तो आपके लिए बारिश ढंग से देखा जाए तो नहीं हो रही है, क्यों, आप गीले नहीं हो रहे हो, लेकिन अगर कोई बारिश में बाहर है तो वो गीला हो जाएगा, सही है। अगर आप घर के अंदर हो तो आप गीले नहीं होगे, और घर के बाहर हो तो गीले हो जाओगे, यानी कि आप जहां खड़े हो उसके हिसाब से बारिश का इफेक्ट अलग अलग है। इसी तरीके से इस आदमी के लिए अगर आप बस में बैठ गए तो आपको एक्चुअली ये महसूस नहीं होता कि बस आगे चल रही है, आपको ये लगता है कि पूरी दुनिया पीछे जा रही है। गाड़ी पे बैठ गए तो क्या होता है, लगता है कि गाड़ी वहीं पे है, पूरी दुनिया हमारे पीछे जा रही है। और अगर कोई यहां पर खड़ा है तो उसको क्या लगेगा, मैं तो अपने जगह पे हूं, बाद बाकी सारी दुनिया इधर उधर हो रही है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग को इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि क्या होता है कि हम इसके हिसाब से देखते हैं कि कोई चीज कैसे चल रहा है या फिर कैसे हो रहा है, ठीक। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक खास बात होती है, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं, कि जिस फ्रेम से हम देखें वो फ्रेम ऑटोमेटिकली रेस्ट पर आ जाता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि अगर हम जिस फ्रेम पे बैठ गए वो फ्रेम रेस्ट पे आ गया, और अब वो जो चीज है वो हमारे लिए रुक गई, अब पूरी दुनिया इधर की उधर हो रही है, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक और चीज, ये जो हिंदी में लिखा है ये जानबूझ के लिखा गया, ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट ये हिंदी में लिखा है, ये जानबूझ के लिखा है। क्यों? क्योंकि आप अगर पूरी कॉपी में इंग्लिश लिखो और एक जगह कहीं हिंदी दिखे, सो दैट विल फ्लैश टू यू। सो बेसिकली दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ऐसे लिखा है ताकि आपको कॉपी में दिखे, ठीक है। तो हम जिस फ्रेम पे चले गए वो फ्रेम क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। यानी कि अगर हम जीप पर बैठ गए तो जीप रेस्ट पे आ गया। अब क्या है, पूरी दुनिया पीछे जा रही है, रोड पीछे जा रहा है, हमारे हिसाब से क्या है, जीप रुका हुआ है। तो ढंग से देखा जाए तो हाँ रुका हुआ है, क्योंकि अगर जीप आगे भाग रहा होता और हम रुके होते तो क्या होता, जीप आगे भाग गया होता सीट हमको छोड़ के, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जीप के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो टेक्निकली क्या हो रहा है, जीप रुका हुआ है, पूरी दुनिया पीछे चल रही है। कब? जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आएंगे तब, ठीक है। बस इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो अगर ये प्रॉपर्टी है कि हम जिस फ्रेम पे बैठ गए उस फ्रेम के हिसाब से क्या हुआ, हमारा अलग अलग चीज चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर वो रेस्ट पे आ गया तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बदल जाएंगी। तो वो क्या क्या चीजें हैं जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं, हम एक का पहले वो चीज देख लेते हैं।
ठीक है, तो हमारा अगला है फिजिकल, इसको यहां लिख देता हूं, फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक जो कि डिपेंड करती हैं और एक होगा इंडिपेंडेंट। ठीक, बाय एग्जांपल दोनों को समझेंगे और अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला हमारे लिए क्या है, किसी भी चीज का एड्रेस। ठीक है, पोजीशन, पोजीशन इज द एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट। तो हम जहां से देखें, क्या किसी चीज का एड्रेस चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। समझ में आ रही बात, कि हम जहां से देखेंगे क्या होगा, पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगा। यानी कि हमारा जो घर का एड्रेस हम चांद से देख लें, आईफिल टावर पे चढ़ के देख लें, इंडिया गेट पर चढ़ के देख लें, हमारे घर का एड्रेस वही रहेगा। यानी कि एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट जो हमारा हो जाएगा पोजीशन, वो जो चीज है वो क्या हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान रखना है। सो हमारा सबसे पहला इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या आ गया, एड्रेस। ठीक है, और जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन। ठीक, अब डिपेंड में सबसे पहला हम लोग जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़े एक एक करके आते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस, उसके बाद पढ़े हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड, उसके बाद पढ़े हैं स्पीड, फिर पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक, ये सब हमने बेसिक क्वांटिटी हमने 9th में पढ़ी है, लगभग वही सब चीज आएगी। अब ऐसे सोचो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अगर मैं जीप के ऊपर बैठ जाऊं तो उसके हिसाब से क्या हुआ, मैंने जीप पे तो बिल्कुल चला नहीं, जीप तो हमारे हिसाब से रुका हुआ, पूरी दुनिया पीछे गई। तो अगर जीप पे बैठ गए तो जीप बिल्कुल नहीं चला, लेकिन अगर ग्राउंड पे बैठ के देखें तो क्या जीप चला? बिल्कुल चला, यहां से यहां तक गया। लेकिन अगर हम जीप पे बैठ गए तो जीप नहीं चला। सो बेसिकली डिस्टेंस क्या होगा, इट विल डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, ये जो चीज है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड होगा। तो हमारा स्पीड जो होता है दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम, तो स्पीड भी हमारा डिपेंडेंट हो जाएगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। कैसे? ऐसे सोचो कि यहां पे है मुजफ्फरपुर, इधर ले लेता हूं, ये हुआ मुजफ्फरपुर और ये है पटना। अगर मुजफ्फरपुर से पटना एक मोटरसाइकिल पर गया कोई, ठीक है, इस टाइप से बैठ के कोई मोटरसाइकिल से गया, तो अगर वो मोटरसाइकिल फ्रेम में बैठा हुआ है तो अपने हिसाब से क्या हुआ, वो बिल्कुल नहीं चला, उसके हिसाब से पटना यहां पे आ गया। ठीक है, तो मोटरसाइकिल के फ्रेम में क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, क्योंकि वो अपने हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चला। लेकिन अगर ढंग से कोई यहां पे खड़ा होकर के देखे तो क्या बोलेगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से एक स्ट्रेट लाइन यहां तक बन जाएगा। ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। सो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। सो हमारा डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड होता है देन वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी भी हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमारा क्या होगा, फोर्स भी डिपेंडेंट हो जाएगा। इसी तरीके से वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट ही जब फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है तो वर्क ऑटोमेटिकली कर रहा होगा, सो दिस इज वर्क। सिमिलरली एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, एंड सिमिलरली पावर जो है वो भी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक, ये वर्क और एनर्जी का रिलेशन आप लोग पढ़े हैं 9th में, वहां पे पढ़ाया गया था कि वर्क डन का डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये चीज आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, तो बस वो एक तरीके से उसी चीज का रिवीजन हो रहा है। सो हमारे क्या क्या चीजें डिपेंडेंट होंगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पीड,
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, दिस इज वर्क, ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक, अब कौन कौन सी चीजें हैं जो कि डिपेंड नहीं करती, एक बार हम उस पर आते हैं। इसमें जो एक आता है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, इसको इस पॉइंट से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगा, जैसे मान लो मुजफ्फरपुर से पटना का डिस्टेंस या फिर दिल्ली से बॉम्बे का डिस्टेंस। ठीक, ये जो दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है, ये मैं चांद पे चढ़ के देखूं, सैटर्न पे चढ़ के देखूं, किसी स्टार पे चढ़ जाऊं, लेकिन क्या तब भी उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा? नहीं होगा। यानी कि वो गाड़ी पे जाऊं, कैसे भी जाऊं, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा, यानी कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो अगर ये चौक है और ये इतना लंबा है, तो इसके इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, मैं यहां से देखूं, कैमरा पे बैठ के देखूं, कहीं और बैठ के देखूं, पंखे पे बैठ के देखूं, क्या तब भी इस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस यही रहेगा? यही रहेगा। इसलिए क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। द अदर थिंग इज टाइम। ठीक, टाइम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जांपल फिर ऐसे ही सोच लो कि यहां से पटना गए, ठीक, और पटना जाने में हमको 2 घंटे लगे। ठीक, 2 घंटे लग गए, 2 घंटे लगे। अगर मैं गाड़ी पे बैठ जाऊं अपने हिसाब से, क्या तब भी मुझे 2 ही घंटे लगे पटना पहुंचने में? पटना को मेरे पास आने में 2 घंटे लगे, और अगर मैं कहीं और से भी देखूं तब भी क्या 2 ही घंटे लगे? यानी कि टाइम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। एक और चीज आती है, दैट इज मास। ठीक है, मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। आपका वेट, सॉरी, आपका मास अगर 70 केजी है, तो आप कहीं भी चढ़ जाओ, किसी भी वेइंग मशीन पे चढ़ जाओ, आपका मास 70 केजी ही रहेगा। आप किसी स्काई स्क्रेपर पे चढ़ जाओ, आप किसी गड्ढे में गिर जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, ज्वालामुखी पे चढ़ जाओ, लेकिन क्या तब भी आपका वजन 70 केजी ही रहेगा? मास रहेगा। ठीक, तो इसीलिए मास क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये क्वांटिटीज कुछ है जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं या फिर नहीं करती हैं, और हमें ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि आगे गड़बड़ी ना हो। तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रेस्ट पढ़ लिए, मास पढ़ लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पढ़ लिए। ठीक, तो यहीं से हमारे पास एक चीज जो आपने पहले भी सुनी होगी आता है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव थिंग्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ठीक है, ये कहा जाता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सही है, बिकॉज they depend on frame of reference। सही है, कैसे? ऐसा सोचो कि अगर फिर वही वाला जीप वाला एग्जांपल ले लेता हूं कि ये एक कार है, ठीक, जो कि सड़क पे चल रही है, लेकिन इसके अंदर अगर कोई बैठा हुआ है तो उसके हिसाब से क्या है, वो रुका हुआ है। यानी इसके हिसाब से अगर जीप के अंदर कोई एक और आदमी बैठा है, ये मान लेते हैं M1 और ये है M2। ठीक, तो M1 अगर देखे तो M2 कहां है, रेस्ट पे, और M2 देखे तो M1 कहां है, रेस्ट पे। लेकिन अगर यही ग्राउंड पे कोई अगर M3 खड़ा है, तो इसके हिसाब से क्या है, दोनों रेस्ट पे हैं? नहीं है। सो बेसिकली M1 के हिसाब से M2 रेस्ट पे, M2 के हिसाब से M1 रेस्ट पे, लेकिन M3 के हिसाब से ये दोनों मोशन में है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव थिंग्स। ठीक है, कि हम जहां से खड़े होकर देखेंगे उसके हिसाब से हमें लगेगा कि कोई चीज रुकी हुई है या नहीं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छे से नोट कर लो। एक अगला पॉइंट आता है, देयर इज नो क्वांटिटी like absolute rest or absolute motion। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है एकदम एकदम 100%, जो कि एकदम मोशन में ही हो। ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब वो 100% रेस्ट पे है, और मोशन में कहने का मतलब वो 100% मोशन में है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं होता है? देयर इज नो क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, देयर इज नो, ये जो चीज है ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई चीज एक जगह से देखने पर रेस्ट में है, तो अगर हम किसी दूसरे जगह से देखें तो वो हमको चलता हुआ दिखाई देगा। कैसे? ऐसे सोचो कि अगर दिस इज सन, और सन के चारों तरफ अर्थ भी है और जुपिटर भी है। दे, यहां पे जुपिटर आ गया और यहां पर अर्थ। अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ हमारे लिए रेस्ट पे आ गई, तो हमारे हिसाब से जुपिटर चल रहा है और सन चल रहा है। ठीक है, हमारे हिसाब से सन चल रहा है, हमें दिन रात जो दिखता है वो किस लिए दिखता है? लगता है कि सन मोशन में है, हो सकता है असली में वो रेस्ट पे हो सकता है असली मोशन में हो, वी डोंट नो। बट क्योंकि हम धरती पे खड़े हैं इसलिए वो क्या दिखता है कि सन यहां से एकदम ऐसे करके जाता है, और जब रात होती है तो फिर ऐसे करके फिर वापस आता है, फिर से सनराइज। तो हमारे लिए सन मोशन में और जुपिटर मोशन में, ठीक, अर्थ रेस्ट पे। लेकिन अगर यही आदमी को उठा करके जुपिटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रख दिया जाए तो क्या जुपिटर रेस्ट पे आ जाएगा और उसके लिए अब अर्थ और सन चलने लगेंगे? सही है। सो बेसिकली क्या होगा कि कोई चीज अगर एक जगह से हमको रेस्ट पे दिख रही है तो हो सकता है दूसरे जगह से वो मोशन में दिखे। सो दिस इज व्हाई देयर इज नो क्वांटिटी लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। तो अगर कहीं भी इस टाइप का 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिखे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखे कि एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई क्वांटिटी होती है क्या, तो नहीं होती। एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई क्वांटिटी होती है? नहीं होती। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट्स हमको आने चाहिए रेस्ट एंड मोशन के। अगर किसी भी पॉइंट पे किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताना, हम अगले क्लास में उस डाउट को क्लियर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। लाइव है अभी, तो आप चाहो तो अभी भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हमने बात कर ली रेस्ट की, मोशन की, साथ में हमने बात की रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव थिंग्स, साथ में कि ये डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं तो हमने मोशन सब हो गया। अब मोशन पे डिपेंड करने वाली जो काइनेमेटिक्स में है, जो क्वांटिटीज क्या क्या आती हैं, तो अगर कोई चीज मोशन में है तो उसका क्या क्या चेंज हो सकता है? पोजीशन, उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसका डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड चेंज होगा तो स्पीड भी हो जाएगा चेंज, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी, और यहां से एक्सेलरेशन। ठीक, तो अगर इतनी चीजें हमारे लिए चेंज हो रही हैं तो वो क्या कहलाएगा? या तो रेस्ट में या फिर मोशन में। अगर ये सब में बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और अगर इनमें से कोई एक भी चीज चेंज हो रही है, सो वी विल से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन।
अगर एक भी चेंज हुई तो ये इट्स लाइक डोमिनो, अगर एक चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई चेंज होगा। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो 100% है कि वो कुछ ना कुछ चल रहा होगा। अगर चल रहा है तो हो सकता है उसका डिस्प्लेसमेंट हो, और अगर चल रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड जरूर होगा क्योंकि टाइम लेगा, और अगर स्पीड होगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। तो इन सब में से कोई एक भी चीज अगर चेंज हो रही हो तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और हमें यही सब चीजें पहले चैप्टर में पढ़ना है, विच इज टाइटल्ड रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का जो पहला पोर्शन है, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। अब मोशन जो होते हैं हमारे लिए 3 टाइप के होते हैं, ठीक। पहला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके बाद एक आता है मोशन इन प्लेन, ठीक है, और थर्ड आ जाएगा मोशन इन स्पेस। कैसे, अब बस ऐसे सोच लो कि मैंने क्या किया, एक लाइन बना दिया, दिस इज अ लाइन। अगर कोई इसी लाइन पर चलता रहे तो उसको बोला जाएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई इसी लाइन पर चलता रहे, या तो आगे चले या पीछे चले या इसी पर बार बार ऐसे ऐसे करके चलता रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर वो इस पूरे बोर्ड पर चलना शुरू कर दे, कुछ इस टाइप का, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, मोशन इन ए प्लेन, कि वो किस में चल रहा है, इस बोर्ड के प्लेन में चल रहा है, मोशन इन ए प्लेन। लेकिन मोशन इन स्पेस किसको बोला जाएगा, कि अब 2D के बदले क्या हो जाए, 3D में चला है। कि अगर कोई यहां पे था, जैसे मक्खी उड़ती है, मच्छर उड़ता है, वो कैसे उड़ता है, वो ऐसे 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 करके कहीं भी उड़ सकता है। सो इट्स बेसिकली यूजिंग 3D स्पेस, एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन को यूज कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं मोशन इन स्पेस, ठीक है। तो ये 3 टाइप के मोशन है, हमें सबसे पहले ये चीज पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो बेसिकली मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मैंने अभी अभी बताया कि अगर स्ट्रेट लाइन हो जिसमें कि वो चले तो उसको क्या बोला जाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब हम चूंकि वेक्टर पढ़ चुके हैं तो हमको ये चीज समझ में आएगा कि अगर हम इस टाइप से एक्सेस बना देते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक, एक्सिस हमने बना दिया, कि अगर कोई आदमी एक्स एक्सिस की तरफ ही चलता रहे तो उसको क्या बोला जाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो केवल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक। अगर कोई आदमी इस तरीके से, ठीक, इधर की तरफ चलने लग जाए तो क्या बोला जाएगा, कि दिस इज ऑल्सो मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, केवल एक डायरेक्शन में चल रहा है। और अगर कोई आदमी जेड डायरेक्शन में चलने लगे तो उसको क्या बोला जाएगा, दिस इज ऑल्सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम लोग जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, आई कैप। तो अगर ये एक्स आई कैप चल रहा है तो हम बोलेंगे दिस इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन एक्स डायरेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं वाई जे कैप, ठीक है। तो अगर ये वाई डायरेक्शन में चल रहा है तो हम बोलेंगे वाई जे कैप से ये चल रहा है, और इसी तरीके से ये हो जाएगा जेड के कैप, ठीक, अगर इधर चल रहा है तो ये तीनों मोशन क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक। तो अगर हमको कुछ इस टाइप का इक्वेशन दिख जाए, x is equal to 3x i कैप, ठीक, या फिर 3y j कैप, या फिर 3z k कैप, या फिर यहां 3 के बदले कुछ और भी कोई कांस्टेंट आ सकता है, सम कांस्टेंट, लेट्स से 10, ठीक है। तो ये सब बेसिकली क्या हो जाएंगे, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल है। लेकिन क्या सिर्फ यही होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, हमें पता है लाइंस कैसी होती हैं, 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है। आपको 2D लाइन और 3D लाइन का एक एग्जांपल अभी बता देता हूं। मान लो आपने एक रस्सी ली, ठीक है, एक रस्सी लेकर के आपने इस दीवार से लेके इस दीवार तक बांध दी,
ठीक, यहां पे मान लो दोनों, इन दोनों के बीच में बांध दी, तो ये रस्सी कैसी हो गई, ये केवल एक ही डायरेक्शन में, मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में है तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं इसी रस्सी को घुमा के अगर ऐसे कर दूं, तो क्या अब मुझे इस रस्सी को बताने के लिए एक्स और वाई दोनों पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल। और क्या अब भी ये स्ट्रेट लाइन है? ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं कि केवल एक्स में हो, वाई में हो या जेड में हो, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, एक प्लेन में हो सकती है। और अगर आप अपने रूम का कोई भी कोना देखो, वो कोना और ये कोना दोनों अपोजिट कॉर्नर्स ले लो, यहां से एक रस्सी वहां तक बांध दो, क्या अब भी ये स्ट्रेट लाइन है? और अब ये 3D में है, ठीक है। तो लाइन हमारा 2D में हो सकता है, 3D में हो सकता है या फिर 1D में हो सकता है, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन अगर है तो उस मोशन को क्या बोला जाएगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इस टाइप का अगर कोई एग्जांपल हमको दिख जाए, y इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, सही है। सो बेसिकली दिस इज ए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये कहीं यहां पे पॉइंट है जो कि यहां से कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज आवर x, दिस इज y एंड दिस इज z, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 3, 4, 5, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से होके कहां तक जा रही है? यहां तक जा रही है। तो अगर इस पे कोई चलना शुरू कर दे तो वो भी क्या हो जाएगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एंड सेकंड पॉइंट, जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में चले। अगर ये रास्ता है, ये अगर यहां से जाकर के वापस उसी रास्ते पे इधर से जा रहा है और वापस इसी रास्ते पे चलने लगे और बार बार चलता रहे, उसको भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही बोला जाएगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि या तो वो x पे चले, या तो y पे चले, या तो z पे चले, वो 2D प्लेन में भी चल सकता है, वो इस टाइप के लाइन पे भी जा सकता है, ठीक है। वो यहां से लेकर के इस टाइप का लाइन अगर आ जाए तो उस पे भी वो चल सकता है, बस इस बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पहले क्यों पढ़ रहे हैं, पहले प्लेन क्यों नहीं पढ़ लेते, ठीक है, या फिर कोई और मोशन क्यों नहीं पढ़ते, पहले स्ट्रेट लाइन ही क्यों पढ़ते हैं। सो देयर इज अ लॉजिक टू दैट। अगर हम एक लाइन बना लें, ठीक, और इसके बगल में बड़े बड़े इसी के जैसे लाइन बनाते चले जाएं, तो क्या इन्हीं लाइनों का कॉम्बिनेशन एक हमको प्लेन दे देगा? सही है, हमने ज्योमेट्री भी पढ़ा है। तो इस टाइप की अगर लाइन को हम इकट्ठा करते चले जाएं तो वो क्या मिल जाएगा? एक प्लेन। तो इसीलिए हम पहले लाइन पढ़ते हैं ताकि हम प्लेन पर पहुंच सके, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कॉमन डाउट है जो कि बच्चों में कभी कभी आता है, सो जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट। अब हमने बात की थी बहुत सारे चीजों की, पोजीशन इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं पोजीशन से। पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग आर वेक्टर से दिखाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? दिस इज बेसिकली एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट, एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट। सो दिस इज एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है। कॉमन नोटेशन हमारा होता है, हम लोग कैसे लिखते हैं किसी पॉइंट का एड्रेस? x, y, z। फॉर एग्जांपल ये अगर 3, 4, 5 लिखा हुआ है तो इसका आर वेक्टर जो है हम क्या करेंगे? x वाले के आगे i कैप, y वाले के आगे j कैप और z वाले के आगे k कैप। सो वी कैन राइट सिंपली 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से कोई और पॉइंट हमको दिया हुआ है 1, 1, 1, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ 1, 1, 1 है तो दैट इज अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल 0, -1, -2, तो यहाँ 0 आ गया तो आई कैप वाला टर्म हमारा नहीं आएगा। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप वाला 0, तो माइनस जे कैप -2 के कैप,
ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये हमको कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। ठीक है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो इन चीजों की डेफिनेशन बहुत ही ध्यान से हमको आनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज थिंग्स, क्योंकि डेफिनेशन में अगर हमें थोड़ी सी भी गलती होगी तो वो चीज हमें बाद में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, या फिर हमें उनमें बहुत छोटी छोटी सी गलती हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज the shortest path which can be taken to reach one point to another। ठीक है, इसके डेफिनेशन में गड़बड़ कहां होती है कि इसके डेफिनेशन में अगर हमने 2-3 वर्ड को बस इधर उधर किया तो ये डेफिनेशन जो है वो हो जाता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अब यहां देखो शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है, शॉर्टेस्ट लाइन, यहां पे है शॉर्टेस्ट पाथ, और यहां पे विच कैन बी टेकन, और वहां पे क्या होता है, पॉसिबल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कैसे है वो समझाता हूं। मान लो कि ये तुम्हारा घर हुआ किसी भी आदमी का, दिस इज होम, और होम से यहां पर दिस इज मार्केट। होम तक मार्केट जाने के लिए 3-4 रास्ते। ठीक है, एक रास्ता ये है, एक दूसरा रास्ता ऐसा है, एक तीसरा रास्ता इस टाइप का है, ठीक, और एक चौथा रास्ता कुछ इस टाइप का है। ठीक, हमारे पास ये 4 रास्ते, सबको पता है कि घर से क्या होते हैं, मार्केट जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, आप इस गली से होके जा सकते हो, इस गली से होके जा सकते हो। सो हमारे पास क्या है, 4 रास्ते आ गए, अलग अलग कलर से आपको दिख रहा होगा, रेड, येलो, दिस इज वायलेट एंड दिस इज ब्लू। ठीक है, तो 4 डिफरेंट रास्ते हैं हमारे पास। ढंग से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा वाला रास्ता कौन सा हो सकता है, पॉसिबल। वो पॉसिबल क्या होगा कि हम डायरेक्ट, अगर हमें उड़ने की शक्ति आ जाए तो हम यहां से डायरेक्ट कूद के मार्केट पहुंच जाएं, लेकिन हम ऐसे जा सकते हैं, ये बिल्कुल हो नहीं सकता। रास्ते में पेड़ होंगे, बहुत सारे बिल्डिंग होंगे, तालाब हो सकता है, नदी हो सकती है, तो हम ऐसे डायरेक्ट हर बार जा नहीं सकते। और यही जो चीज है, ये डेफिनेशन किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो इन सब में सबसे छोटा वाला रास्ता कौन सा है, ये वाला। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड मार्केट। शॉर्टेस्ट पाथ विच कैन बी टेकन, इन सब में से सबसे छोटा रास्ता जो कि हम ले सकते हैं कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड मार्केट। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर हम इससे जाते हैं तो हो जाएगा ये डिस्टेंस हमने चला, ये डिस्टेंस हमने चला, या फिर ये डिस्टेंस हमने चला, वो सब डिस्टेंस ट्रेवल्ड में आएगा। यहां पे जब ट्रेवल्ड लिख देंगे तब वो अलग चीज हो जाती है। सो व्हाट इज डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटा पाथ जिसपे हम चल के वहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से लिख लो और अच्छे से इसकी पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, तो आई होप आज आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, क्योंकि ये हमने 9th में पहले से पढ़ रखा है तो हमें उसकी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, सो
आज हमने कुछ नया सीखा, रेस्ट एंड मोशन, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट सीखा कि हाँ रिलेटिव चीज क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और साथ में हमने ये चीज सीखा कि डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में अंतर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे चलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको अपनी स्क्रीन पर हमारा वेबसाइट आईडी दिख रहा होगा और साथ में नंबर दिख रहा होगा, तो वो शुभम सर का नंबर है। तो इन केस आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको क्वेरी होती है, आप उस पर बेझिझक कॉल करो किसी भी टाइम। ठीक है, ही इज अवेलेबल। और आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहां पे हमारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, सॉल्व करो। ठीक है, और हमारे कुछ फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, और अभी हमारे लाइव क्लासेस भी चलते हैं। सो इन केस यू वांट टू डू द लाइव क्लासेस, आप एक बार कांटेक्ट कर लेना उस नंबर पे, एंड आपको फिर लाइव क्लासेस कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, सो गुड इवनिंग, सेफ रहिए जहां हैं। ठीक है, एंड एंजॉय योर लाइफ। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, चलिए बाय।